मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आपको ग्रामर की क्लास में पाठ 9 है क्रिया और पाठ 15 है विराम चिन्ह के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आज की व्याकरण की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। ध्यान से सुनिए हम क्या बता रहे हैं। क्रिया यानी वर्ब, VERB और क्रिया का अर्थ है काम करना। किसी भी काम का करना या किसी भी काम का होना क्रिया क्या करता है। माँ खाना बना रही है, लड़कियां खेल रही हैं, दर्शक नाटक देख रहे हैं, बल्लेबाज रन बना रहा है या बना रहे हैं। तो माँ खाना बना रही है, खाना बनाने का काम। लड़कियां खेल रही हैं, खेलने का काम। दर्शक नाटक देख रहे हैं, देखने का काम। बल्लेबाज रन बना रहे हैं, रन बनाने का काम। सभी उदाहरणों में एक काम के होने का बोध हो रहा है, एक क्रिया के होने का बोध हो रहा है। अर्थात सभी क्रियाएं बना रही हैं, खेल रही हैं, देख रही हैं, रन बना रही हैं, ये सभी क्रियाएं। अतः यह कहा जा सकता है कि जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, हंस, चल, गा, बोल, देख, सुन, बैठा आदि। इन सभी क्रिया रूपों में ना लगाकर सामान्य क्रिया बनाया जाता है। जैसे पढ़ में ना लगा, पढ़ धातु, इसमें ना लगा, बन गया ये पढ़ना है। पढ़ यहाँ पर धातु है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। जैसे पढ़, लिख, हंस, चल, गा, बोल, सुन, देख आदि। तो इन क्रिया रूप में जब ना लगा करके सब जगह ना लगा, पढ़ में ना लगाओ पढ़ना, लिख में ना लगाओ लिखना, चल में ना लगा दो चलना, गा में ना लगा दो गाना, बोल में बोलना, सुन सुनना, रो रोना, बैठ बैठना। सब आखिरी में जब नाम ना लगा देते हैं, इन सब क्रिया रूपों में जब ना लगा दिया जाता है तो वो सामान्य क्रिया का रूप बन जाता है। जैसे खेलना, पढ़ना, हंसना, लिखना आदि। तो किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। वाक्य में क्रिया का सबसे अधिक महत्व होता है। क्रिया के बिना वाक्य नहीं बनता है। महत्वपूर्ण स्थान, बहुत महत्वपूर्ण। क्रिया के बिना वाक्यों को पढ़ें तो कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता। अभी हमने आपको बताया क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो जैसे पढ़, लिख, हंस, चल आदि। तो धातु के साथ ना जोड़कर क्या शब्द बनता है। जैसे पढ़ना, आना, जाना, रहना आदि। क्रिया के भेद अब हम आपको बता रहे हैं। क्रिया के तो
प्रयोग, कर्म और संरचना के आधार पर, प्रयोग, कर्म और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद इस प्रकार है। तो प्रयोग, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। सबसे पहले है सामान्य क्रिया। सामान्य शीर्षक है प्रयोग, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। और इसमें हम सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद माने जाते हैं। पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है नाम धातु क्रिया, चौथा प्रेरणार्थक क्रिया और पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया। जो आपके पाठ्यक्रम में होगा उसको हम बताते जाएंगे। तो सबसे पहले है आपका प्रयोग के आधार पर क्रिया के 2 मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। तो इसमें देखेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया के 2 भेद, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। हमारे खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं। इन वाक्यों में देखिए 2 खंड हैं। हमारे खिलाड़ी मैच, दूसरा है खेल रहे हैं। खेल रहे हैं में देखो खेल एक है क्रिया और रहे हैं दूसरा क्रिया। तो यहाँ पर खेल मुख्य क्रिया है और रहे हैं सहायक क्रिया। समझ में? तो क्रियापद में 2 खंड दिखाया गया। यहाँ पर हमारे खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं, इसमें 2 खंड हैं। पहला खेल, दूसरा रहे हैं। तो पहली क्रिया मुख्य क्रिया है, यानी खेल मुख्य क्रिया है और उसके बाद का जो रहे हैं वो दूसरी क्रिया यानी सहायक क्रिया उसको बोल सकते हैं। दादाजी सुबह गर्म पानी पीते हैं। पीते मुख्य क्रिया है और हैं शब्द क्या है? सहायक क्रिया। क्या तुम परियों को जानती हो? जानती मुख्य क्रिया है और वो क्या है? सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया हैं, रहे हैं, था, रही हैं, हूँ, गी के आदि होता है। तो अब आपको बता रहे हैं कर्म के आधार पर। हाँ, अब तुम्हारा बता रहे हैं सामान्य कर्म। सबसे पहले बता रहे हैं आपको संरचना के आधार पर सामान्य क्रिया। संरचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। फिर से सुनिए, संरचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो, जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे राम बाजार गया, ये गया है क्या? वो सामान्य क्रिया। बच्चों परिश्रम करो, करो जो है वो सामान्य क्रिया है। मैं भारतीय हूँ, यहाँ जो हूँ है वो सामान्य क्रिया है। मैं किसी से नहीं डरता, तो डरता जो है वो सामान्य क्रिया। ठीक है? हाँ। तो जब किसी वाक्य में एक ही क्रियापद का प्रयोग होता है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे राधा ने दूध पिया, तो पिया क्या है? सामान्य क्रिया। पिताजी ने किताब दी, दी शब्द क्या है? सामान्य क्रिया। तुम अपना काम करो, करो क्या है? सामान्य क्रिया। अभिषेक ने नई गाड़ी खरीदी, तो खरीदी जो है वो सामान्य क्रिया है। ठीक है? अच्छा, अब दूसरा है संयुक्त क्रिया।
क्या बोलते हैं इसको, संयुक्त। इसको समझिए, दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बने, दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे छात्र विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं, विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं, तो इसमें देखो दो क्रियाएं, कर और रहे, कर और समझ में, कर और रहे। इस प्रकार देखिए सभी बच्चे भीतर आ गए, तो आ मुख्य क्रिया है, समझ में। और गए क्या है, यहाँ पर संयुक्त रूप में इसको रंजक क्रिया भी कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं से बने क्रियापद को संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं से बने क्रियापद को संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसमें पहला क्रिया मूल अर्थ देती है और दूसरी क्रिया के अर्थ को विशेष छवि देती है, इसलिए दूसरी क्रिया को रंजक क्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ विद्यालय में छात्र विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं, ये जो कर जो है वो मुख्य क्रिया है, और रहे हैं जो उसको एक नया शब्द दिया गया रंजक क्रिया है। उसी प्रकार अपना अखबार दे दीजिए, तो दे मुख्य क्रिया है और दीजिए जो है वो रंजक क्रिया के रूप में। रोहित ने पाठ पढ़ लिया है, पढ़ क्या है मुख्य क्रिया है और लिया है रंजक क्रिया। तो इसमें हमने देखा दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। तो दूसरा इसमें देखिए, मैं तुम्हारे घर पहुंचने वाला हूँ। पहुंचने ये है मुख्य क्रिया, वाला हूँ रंजक क्रिया हो जाएगा। पिताजी ऑफिस से लौट आए हैं, तो लौट मुख्य क्रिया है, आए हैं ये हो जाएगा रंजक क्रिया। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में कार्य होने वाला होता है संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य क्रिया। संयुक्त क्रिया में देखिए पहली जो क्रिया होती है वो मुख्य क्रिया होती है। जैसे छात्र विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं, तो कर जो है वो पहले आया है, इसलिए कर मुख्य क्रिया होता है, और जो दूसरी है उसको रंजक क्रिया कहते हैं। तो रहे हैं जो है वो हो जाएगा रंजक। रंजक क्रिया वाक्य में नवीनता लाती है, वाक्य की विशेषता को बताती है और उसके सौंदर्य को उत्पन्न करती है। बस यही है संयुक्त क्रिया। अब तीसरा बताते हैं नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया कैसे करें उसको समझने की कोशिश कीजिए। कुछ क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती हैं। कुछ क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती हैं, इन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। बस फिर से, कुछ क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती हैं, इन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे गरम, गरम विशेषण है,
नाम धातु क्रिया बनाएंगे, नाम धातु क्रिया बनाएंगे तो ये बन जाएगा गरमाना। बात ये संज्ञा शब्द है, इसका नाम धातु क्रिया जब बनाएंगे तो बन जाएगा बतियाना। हाथ भी संज्ञा है, हथियाना, नाम धातु क्रिया में हथियाना। अपना, अपना सर्वनाम है, अपना शब्द क्या है? सर्वनाम है, नाम धातु में बनेगा ये, नाम धातु क्रिया में अपनाना। नरम, नरम विशेषण, नरमाना, नाम धातु क्रिया में क्या बन जाएगा ये? नरमाना। और अंत में देखिए 60, ये भी विशेषण है, संख्या के बारे में, सठियाना, क्या हो जाएगा? सठियाना, 60 का सठियाना। तो कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें मूल में धातु ना होकर कोई संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण होता है, इसलिए संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनी ये क्रियाएं नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे सर्व से सर्वाना, फिल्म से फिल्माना, लाज से लजाना, हाथ से हथियाना, रंग से रंगना, लालच से ललचाना, सज्जा से सजाना, बात से बतियाना, अपना से अपनाना, अपनाना। तो विशेषण में देखिए, गर्म से गरमाना, नरम से नरमाना, गल से गलाना, साठ से सठियाना, लंगड़ा से लंगड़ाना, ये नाम क्रिया है। तो कुछ क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती हैं, इन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। और अंत में देखिए प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कैसे सुनिए, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने धोबी से कपड़े धुलवाए, ये धुलवाए जो हैं वो प्रेरणार्थक क्रिया है। उसने माली से गुलदस्ता मंगवाया, मंगवाया क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। डॉक्टर ने रोगी को दवा पिलवाई, पिलवाई प्रेरणार्थक क्रिया। मैंने उससे यह बात पूछवाई, तो पूछवाई प्रेरणार्थक क्रिया। माँ ने दीदी से खाना बनवाया, तो बनवाया जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की, एक तो मूल क्रिया, दूसरा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और फिर दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे चलना, चलाना, चलवाना, सोना, सुलाना, सुलवाना, करना, कराना, करवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, पकड़ना, पकड़ाना और पकड़वाना। इस प्रकार प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया भी होती है। तो इसके बाद आपका क्रिया का दूसरा बता रहे हैं आपको, दूसरा भाग कर्म के आधार पर क्रिया के आप बता रहे हैं आपको कर्म के क्रिया के कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहले सकर्मक क्रिया, उसके बाद अकर्मक।
तो जैसे कि इसका शीर्षक है सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है, अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं। तो आइए अब इसके बारे में पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता होती है, जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सारिका, पत्र, इसमें देखिए कौन पत्र लिख रहे हैं, सारिका, सारिका यहाँ पर सारिका क्या कर रही है, लिखने का काम कर रही है। सारिका क्या लिखने का काम कर रही है, पत्र लिखने का काम कर रही है। पत्र यहाँ पर है, सारिका पत्र लिख रही है, इसमें सारिका करता है, लिख रही क्रिया है, पत्र कर रही है। तो जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया मतलब जिसमें एक कर्म होता है, जिस क्रिया में एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। और जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, देना, लेना आदि सब क्या है, सकर्मक क्रिया है। नीलेश खाता है, नीलेश भोजन खाता है, या भोजन क्या है, सकर्मक क्रिया। विपिन निबंध लिखता है, तो निबंध क्या है, सकर्मक क्रिया। गोपाल पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक क्या है, सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया के दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, वे कर्मक क्रियाएं, सकर्मक क्रियाएं जिनमें केवल एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शीला समाचार पत्र पढ़ रही है, तो इसमें एक कर्म है, समाचार पत्र। मैंने कार खरीदी, इसमें एक ही कर्म है, कार। तो इस प्रकार ये एक कर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया, ऐसी क्रियाएं, ऐसी सकर्मक क्रिया जिनमें दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, तो यहाँ पर देखिए छात्रों को पाठ पढ़ाया, तो इसमें छात्रों को एक कर्म है, पाठ पढ़ाया दूसरा कर्म है, पाठ दूसरा कर्म है। तो ये इसी यहाँ पर दो कर्म है। ठेकेदार ने मजदूरों को वेतन दिया, तो मजदूरों एक कर्म है, वेतन दूसरा कर्म है। तो इस प्रकार जिन सकर्मक क्रियाओं में दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया भी बताएं, अब आप बताएं अकर्मक क्रिया। अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता, तो जिस क्रिया में कर्म नहीं होता या कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो जैसे खरगोश सो गया, खरगोश करता है और सो गया क्रिया, यहाँ कर्म नहीं।
इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। कछुआ चलता है या चलता है, कछुआ चलता है, कछुआ यहाँ पर करता है, चलना यहाँ पर क्रिया है, कर्म नहीं। लोग हंस रहे थे, लोग यहाँ करता है और हंस रहे थे क्रिया है, यहाँ पर कर्म नहीं है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। चलना, उड़ना, दौड़ना, टहलना, घूमना आदि प्राय अकर्मक क्रिया होती है। तो जिन क्रिया शब्दों में कर्म नहीं होता वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। तो इसके बाद अब हम आपको एक नया चैप्टर बता रहे हैं। तो पूरा लेसन ये समाप्त हुआ और अंत में हम आपको फिर से बताएं, किसी भी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद हैं, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। तो इस प्रकार से ये क्रिया लेसन समाप्त होता है। अब हम आपको दूसरा लेसन बता रहे हैं, क्रिया चिन्ह। 5:15 इसको हिंदी में, इसको अंग्रेजी में पंक्चुएशन क्या बोलते हैं, इसको पंक्चुएशन। देखिए भाषा में, व्याकरण में विराम चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क का बहुत महत्व है। पंक्चुएशन के अनुसार पढ़ना चाहिए, पंक्चुएशन के अनुसार लिखना चाहिए, इससे शुद्ध होती है भाषा, शुद्ध रूप में पढ़ा और फिर लिखा जाता है। विराम चिन्हों से बहुत लाभ है। पढ़ने वाले, बोलने वाले को उचित स्थान पर रोकने के लिए, बात स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। लिखते समय विराम के प्रयोग से बात स्पष्ट होती है और पढ़ने सुनने वालों को भी वही सही अर्थ समझ में आता है हम जो कहना चाहते हैं। विराम चिन्ह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। वाक्य के अंत में लगने वाले विराम चिन्ह, वाक्य के बीच में लगने वाले विराम चिन्ह। और विराम चिन्हों में मुख्यतः हैं पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, अर्धविराम, योजक, निर्देशक और उदाहरण। ये मुख्य रूप से हैं जो आपके कोर्स में हैं। तो सबसे पहले हैं पूर्ण विराम। देखिए पूर्ण विराम जो है इसका निशान पूर्ण विराम, ये इसका निशान। ये जो पूर्ण विराम है, कहाँ विराम चिन्ह है, ये वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? वाक्य की समाप्ति पर यह लगाया जाता है। जहाँ पर कोई वाक्य समाप्त होता है, जहाँ पर कोई सेंटेंस समाप्त होता है, वहाँ पर यह लगाया जाता है। जैसे शोभा नानी के पास सोने चली गई। शोभा नानी के पास सोने के लिए चली गई, इसके अंत में लगेगा पूर्ण विराम। मैं दूसरा वाक्य देखो, सूरज पूर्व दिशा से निकलता है। सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, उसके अंत में ऐसा पूर्ण विराम, यानी ये पूरा वाक्य समाप्त। पूर्ण विराम वाक्य के पूरा होने पर, जहाँ वाक्य पूरा होता है, वाक्य समाप्त होता है, वहाँ पूर्ण विराम लगाया जाता है। तो
दूसरा है देखो अर्धविराम है। अर्धविराम पूर्ण विराम से कुछ समय, पूर्ण विराम से कुछ समय कम जहाँ पर रुकना होता है। अर्ध यानी आधा, पूर्ण विराम से आधा जहाँ पर रुकना होता है वहाँ पर अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे सोनल सुंदर, सुंदर के बाद काम आ जाए हैं अल्प विराम के साथ थोड़ा ठहरना, जहाँ पर वाक्य में जहाँ थोड़ी देर के लिए ठहरा जाता है वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे सोनल सुंदर काम हो जाए, सुशील और गुणवती कन्या, सुंदर के बाद काम हो जाए। इसी प्रकार देखिए दूसरा है नियमित व्यायाम करो तभी स्वस्थ रहो। नियमित व्यायाम करो के बाद काम हो जाएगा, तभी स्वस्थ रहो। आगे का वाक्य तो इस प्रकार ये अर्ध विराम होता है। ऐसा वैसा प्रयोग अर्ध विराम के बाद देखिए अब हम आपको बताते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह तो वाक्य में जहाँ प्रश्न पूछा जाता है, सेंटेंस में जहाँ किसी प्रश्न को पूछा जाता है वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। तुम्हें कहाँ जाना है के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। भारत की जनसंख्या कितनी है के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। उसके बाद है विस्मयबोधक चिन्ह। विस्मयबोधक चिन्ह ऐसा विस्मयबोधक हैरानी के लिए, शोक के लिए, हर्ष के लिए, घृणा के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मय बोधक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। फिर से बता रहे हैं, खुशी के लिए, शोक के लिए, हैरानी के लिए, घृणा के लिए, संबोधन के लिए विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और ये बीच में वाह क्या छक्का मारा, वाह क्या छक्का मारा, ऐसा वाह क्या छक्का मारा, ऐसा समझ में। तो क्या मुसीबत है, लास्ट में लगेगा हाय, बुढ़िया मर गई, हाय के बाद लगेगा विस्मयसूचक चिन्ह। तो भाई साहब मछली निकालो, मछली निकल भागी, तो भाई साहब के बाद विस्मयसूचक चिन्ह लगेगा। तो अब आगे बता रहे हैं आपको, आपके पाठ्यक्रम में है योजक चिन्ह। क्या है योजक? दो शब्दों को जोड़ने वाला चिन्ह योजक चिन्ह कहलाता। दो शब्दों को जोड़ने वाला चिन्ह योजक चिन्ह कहलाता। ये योजक चिन्ह
जोड़ने वाला है। दो शब्दों को जोड़ने वाले चिन्ह योजक चिन्ह कहलाते हैं। इसके प्रयोग से कुछ उदाहरण यहाँ दिए। रात दिन, माता पिता हैं, ये तो विमल जैसा कोई छात्र नहीं है, तो विमल के बाद ये योजक चिन्ह लग सकता है। बच्चों के पालन पोषण के बीच में लगेगा, रहन सहन के बीच में लगेगा, शिक्षा दीक्षा के बीच में लगेगा। तो बच्चों के पालन पोषण बीच में लगेगा, रहन सहन बीच में लगेगा, शिक्षा दीक्षा के बीच में योजक चिन्ह लगेगा। अब है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक निर्देश है, इसका अर्थ है निर्देश करना। आगे आने वाले शब्द या कथन की ओर संकेत के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बुद्ध ने कहा अपने दीपक संबद्ध, बुद्ध ने कहा, इसके बाद ये निर्देशक चिन्ह अपने भाग्य का निर्माण सौंप, अध्यापक ने कहा आत्मनिर्भर बनो, तो अध्यापक ने कहा के बाद ऐसा निर्देशक चिन्ह, क्या कहा, आत्मनिर्भर बनो। तो इस प्रकार निर्देश देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नाटक में भी इसका प्रयोग होता है। अब है उदाहरण चिन्ह। बता रहे आपको उदाहरण चिन्ह, इसका दो वाला होता है, तो उदाहरण चिन्ह किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है। जहाँ पर किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है वहाँ उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे आज़ादी दो मैं तुम्हें, सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी। सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा में ये उदाहरण चिन्ह लगेगा, क्योंकि ये कथन किसका है, सुभाष चंद्र बोस का है। सुभाष चंद्र बोस के कथन को हमने ज्यों का त्यों रखा है, इसलिए यहाँ उदाहरण चिन्ह का प्रयोग होता है। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरह ये है दोहरे उदाहरण चिन्ह, और एक है इकहरे उदाहरण चिन्ह। इकहरे उदाहरण चिन्ह मतलब एक वाला, ऐसा ये किसी फेमस व्यक्ति के उपनाम पर भी लगाया जाता है, जैसे निराला है, और किसी पुस्तक के नाम रामायण आदि पर भी ऐसे चिन्ह लगाए जाते हैं, उदाहरण चिन्ह। तो इस प्रकार आपके कोश में जितना विराम चिन्ह दिया गया है उतना ही हमने आपको बताया है। इसके अलावा और भी विराम चिन्ह हैं जिसको तुम आगे की कक्षा में तुम पढ़ो। तो आज जितने विराम चिन्ह और क्रिया के संबंध में हमने आपको पाठ पढ़ाया है उसको आप किताब खोलकर पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो दोबारा पढ़िए, और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है, कोई समस्या है, कोई आपके मन में प्रश्न है, तो आप हमें सेमानाइट
94945066 में संपर्क करें, हमसे पूछिए। हम आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार हैं। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने के लिए, लिखने के लिए वाक्य में शब्दों के बीच में कुछ रुकना पड़ता है। लिखते समय रुकने के लिए, पढ़ते समय रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह कई प्रकार के हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक, उदाहरण चिन्ह हैं, निर्देशक चिन्ह आदि आदि। तो इसके बाद हम आपको कुछ ग्रामर में कुछ और विषय पर बताएंगे। आज जो हमने बताया उसको आप पढ़ लीजिए। इसके बाद है आपका 18, लेसन नंबर 18, संप्रेषण परक। संप्रेषण परक रचनाएं मौखिक, लिखित। और उसके बाद है आपका श्रुत भाव 21 और 22। श्रुत भाव लिसनिंग वाला है और विज्ञापन है एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। तो इसके संबंध में अब हम आपको आगे क्लास में बताएंगे। तो आप हमारे बताने से पहले एक बार पढ़ लीजिए, उसी विषय को एक बार पढ़ लीजिए। जैसे लेसन नंबर 21 में देखिए, आपको हम क्या बताने लगे हैं। श्रुत भाव ग्रहण, लिसनिंग, सुनना, सुनने का पावर। हम कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ सुन रहे हैं, आप कितना सुन रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, कितना ग्रहण कर रहे हैं, ये महत्व। इस लेसन का मतलब यही है, सुनो, ध्यान लगाकर सुनो, समझो और बोलो। समझे कि नहीं? तो हम कुछ बोलेंगे, तुम कुछ सुनोगे, उसके बाद हम उसी विषय पर कुछ प्रश्न पूछेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमने जो बोला उसको आपने कितना सुना और कैसे सुना, कितना सुना और कैसे सुना। तो बोलना और सुनना का नाम ही है श्रुत भाव ग्रहण। तो इसमें वक्ता बोलता है, श्रोता सुनता है। वक्ता अर्थात बोलने वाला, श्रोता अर्थात सुनने वाला। तो भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं, बोलना और सुनना। बोलो, जो बोला है, जो बोल रहा है उसको ध्यानपूर्वक बोलना है और शुद्ध बोलना है, सही बोलना है। जो सुनने वाला है ध्यानपूर्वक सुने और क्या बोला जा रहा है उसका भाव को ग्रहण करने की कोशिश करें। तो ये दोनों जो विचार हैं मौखिक भाषा के रूप में आते हैं। तो समझ कर पढ़ो, ध्यान देकर सुनो। तो बोलते समय उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, ठीक बोलना चाहिए। श्रोता जो सुनने वाला है वो ठीक से सुनेगा तब तो ठीक से लिखेगा। बोलने वाला शुद्ध बोलेगा तब लिखने वाला, सुनकर लिखने वाला उसको ठीक ढंग से लिखेगा। डिक्टेशन में क्या होता है? डिक्टेशन में सुनो और लिखो, इसका नाम डिक्टेशन है। तो बोलने वाला जब शुद्ध बोलेगा तो लिखने वाला शुद्ध लिखेगा। तो किस शब्द का, किस वाक्य का कैसे उच्चारण करना है ये इस वक्ता पर, बोलने वाले पर निर्भर करता है। तो बोलते समय विराम चिन्हों का प्रयोग करो, उचित गति के साथ बोलो, लय के साथ बोलो, ऊंची आवाज़ में बोलो। पढ़ना, ऊंची आवाज़ में पढ़ना, सफल पढ़ना कहा गया है। समझे? मौन रूप से पढ़ना उचित नहीं। छोटे बच्चों को उच्चारण के साथ पढ़ना चाहिए, आवाज़ के साथ पढ़ना चाहिए, तब ज़्यादा समझ में आता है। सुनना, सावधानी से सुनना, ध्यान देकर सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना। तो श्रुत भाव, इसको बोलते हैं श्रुत भाव। तो कक्षा में तुम सुनते हो, कक्षा में हम बोलते हैं। तो जब कोई कंपटीशन वगैरह होता है
उसमें विद्यार्थी बोलते हैं, टीचर सुनते हैं। तो इस प्रकार टेलीविज़न में तुमने देखा होगा, जो समाचार वाचक होते हैं वो समाचार पढ़ते हैं और हम सुनते हैं। जो समाचार वाचक होते हैं, ध्यान देना, बहुत ध्यान से बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। तो प्रत्येक बोलते समय प्रत्येक अनुच्छेद के लिए बोध के प्रश्न अलग से दिए जाते हैं। तो हम बोल रहे हैं, एक पैराग्राफ हम बोल रहे हैं, उसको ध्यान से आपको सुनना है। उसके बाद हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और उन सवालों को आप तुरंत यहीं बैठे बैठे जवाब देना है। इसको बोलते हैं श्रुत भाव। श्रुत भाव में क्या होता है? श्रुत भाव में एक व्यक्ति, शिक्षक अध्यापक जो होता है, वो किसी एक घटना के बारे में या किसी कोई विषय वस्तु के बारे में बोलता है, एक पैराग्राफ बोलता है। श्रुत ग्रहण में क्या होता है? श्रुत ग्रहण में टीचर, अध्यापक, श्रुत भाव ग्रहण में क्या होता है? शिक्षक, अध्यापक एक पैराग्राफ बोलता है और विद्यार्थी लोग उससे सुनते हैं। सुनने के बाद अध्यापक फिर उनसे उसी विषय पर सवाल पूछता है कि आपने कितना सही सुना है। तो एक पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। तो ये श्रुत भाव को हम कल बताएंगे। आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। ग्रामर विषय को लेकर हम आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।